हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो-सैवर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कुछ ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। तो इस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होती है, उसी डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम एक डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ले लिया है और इस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की अगर मैं बात करूं तो मैं इस एंड को नाम देने वाला हूं। ये जो एंड है हमारे लिए वो एंड है एक्स और इस एंड को हम नाम दे रहे हैं वाई। अब इसी कंडक्टिंग वायर में अगर मैं बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करते हैं वो कंडक्टर की टोटल लेंथ के कारण नहीं बल्कि उसके एक स्मॉल एलिमेंट के कारण हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेकर चल रहा हूँ। सपोज मान लें कि ये जो है मेरा एक स्मॉल एलिमेंट है और इस स्मॉल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ डीएल, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें तो जितना छोटा आप सोच सकते हैं और जितना छोटा अगर आप बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस कंडक्टिंग वायर में हम क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो कर रहे हैं और हमारे फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन कुछ ये है। जो करंट है वो बॉटम से टॉप की ओर फ्लो हो रहा है और मैं एक आर्बिट्रेरी पोजीशन पर इस डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो होगा क्या कि जब करंट इस कंडक्टर में फ्लो होना शुरू होगा तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी। जब इस डीएल एलिमेंट में ये करंट फ्लो होगा तो इस करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसे मैं अगर फाइंड कर रहा हूं तो मैं एक आर्बिट्रेरी पोजीशन यहाँ पर ले रहा हूं, मतलब मैं एक रैंडम पोजीशन ले रहा हूं। फिलहाल पोजीशन को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। तो इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इस करंट एलिमेंट डीएल के कारण फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं हमारे इस कंडक्टिंग वायर पर। तो फिलहाल ये जो है मेरे लिए एक परपेंडिकुलर हो गया और इस परपेंडिकुलर को फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इसे मैं नाम दे रहा हूं ए। अब यहीं पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो हमारा जो करंट एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं पी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा होगा। तो वो एंगल जो है, इस एंगल को हम बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो एंगल होगा जो हमारे करंट एलिमेंट और इस लाइन जॉइनिंग के बीच में है, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ इसे हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं इस डायग्राम को आगे और बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले बायो-सैवर्ट लॉ को यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि उसी का यूज करके हम इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, तो जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डीएल स्मॉल एलिमेंट के कारण वो कुछ ये होगी जिसे हमने बायो-सैवर्ट लॉ के वीडियो में भी देखा था, जो इक्वल होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर मैंने डीएल तो कंसीडर कर लिया है, करंट आई को भी मैंने यहां पर ले लिया है। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो करंट एलिमेंट से इस पोजीशन की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारी इस एक्सप्रेशन में भी है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस एंड से एक एंगल सबटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि पॉइंट P पर होगा। तो अगर मैं एक्स एंड की बात करूं तो इस P पॉइंट से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं यहां पर नाम दे देता हूं कि ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करें हम, ऐसे ही अगर हम बात करें तो इस y एंड से इस P पॉइंट के पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसे हम नाम दे रहे हैं, ये जो एंगल रहेगा ये वाला एंगल जो कि इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसे हम नाम दे देते हैं कि ये जो एंगल होगा ये बीटा एंगल है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो करंट एलिमेंट इस P पॉइंट पर भी एंगल बना रहा है। तो इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्मॉल एंगल है इसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूं कि ये एंगल जो है वो फाई है।
तो फिलहाल अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो एक आइडियल एक्सप्रेशन है हमारे बायो-सैवर्ट लॉ की, लेकिन अगर हम कंडक्टर को स्ट्रेट कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो dl है, तो ये जो dl है, यह जो साइन थीटा है, तो ये dl साइन थीटा और ये जो r स्क्वायर है, ये फिलहाल मेरे लिए जो है वो अननोन है। तो इन अननोन वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं इसे फाइंड कर लूंगा तब मैं फाइनली जो है इस एक्सप्रेशन में उन वैल्यूज को रख दूंगा और फाइनली हम इसे इंटीग्रेट करते हुए इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसके एक्सप्रेशन को हम लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर तीन चीजें जो है वो मेरे लिए अननोन है। करंट कितना फ्लो हो रहा है ये तो मैंने कंसिडर कर लिया है I, मैंने मान भी लिया है I, लेकिन ये करंट एलिमेंट dl, ये एंगल साइन थीटा और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है ये मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम में फिर आ रहा हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कोशिश कर रहा हूं कि ये जो करंट एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस P पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था हमारे इस कंडक्टर पर, तो इस पॉइंट को मैं नाम देना चाहूंगा और इस पॉइंट को फिलहाल मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट A, और जहां करंट एलिमेंट है इसे मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट B। तो मैं यहाँ पर ये चीज भी लेकर चल रहा हूँ कि पॉइंट A से B की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम स्मॉल l कंसिडर कर रहे हैं। तो स्मॉल l जो है ये हमारे इस पॉइंट से जहां से हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया था B पॉइंट से A पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, उसे हमने स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल पर आ रहा हूँ। ये ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल है ABP। अब इस ABP में मैं कोशिश करूंगा इन वैल्यूज को फाइंड करने की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABP, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ABP ट्राइंगल है, तो इस ABP ट्राइंगल में मुझे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो एंगल हमारा ये जो थीटा है, फाई है, दूसरा एंगल जो है ये हमारा थीटा एंगल है। और अगर मैं ये एंगल ले लूं जो कि साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो इन सभी का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी बात से लेकर अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो फिलहाल जो है मैं एक एंगल को फाइंड कर सकता हूं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस ट्राइंगल में एंगल फाई बन रहा है जो कि इतना है, इसी ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, और इसी ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो ये जो एंगल है BAP ये 90 डिग्री है। तो मैं इस एंगल को ले लेता हूं कि एंगल BAP जो है, और इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब यहीं पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो फाई प्लस थीटा प्लस BAP जो है वो 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री को अगर मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो होगा क्या, फाई प्लस थीटा, और ये 90 जब 180 में से माइनस हो जाएगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो 90 डिग्री बचेगी। मतलब ये जो थीटा और फाई है ये दोनों एंगल जो है वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री के इक्वल है। और इस 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो इस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो जो फाई प्लस थीटा है वो इक्वल हो रहा है यहाँ पर पाई बाय 2 के। अब यहीं से अगर हम देखने की कोशिश करें तो मुझे जो एंगल यहाँ पर लेकर आना है, तो यहाँ पर मेरे पास थीटा एंगल जो कि अननोन है, तो फिलहाल मैं इस थीटा एंगल को यहाँ से फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि साइन में। तो थीटा को मैं इधर ही रखते हुए इस पाई को इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ, तो ये पाई बाय 2 से माइनस हो जाएगा। और अगर मैं इसी थीटा का साइन एंगल ले लूं तो इसी का साइन थीटा जो है वो इक्वल होगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के। और अगर हम बात करें तो आप लोगों ने मैथ्स समय कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, सॉरी हाँ, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो ये पाई को रख रहा हूं, मैंने गलती से इसे थीटा लिख दिया था। तो ये साइन पाई बाय 2 माइनस पाई जो है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस पाई बन जाएगा। तो जो हमारा साइन थीटा है वो इक्वल हो रहा है कॉस फाई एंगल के। मतलब इस एंगल का अगर मैं कोसाइन एंगल लूंगा तो वो इस थीटा के साइन एंगल के इक्वल ही होगा। तो इसे फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ, जिसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। तो फिलहाल मैं इसे फर्स्ट दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देता हूँ। तो पहली चीज तो ये कि ये जो अननोन है ये तो हमने फाइंड कर ही लिया है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस डीएल को अगर हम फाइंड कर लें तो ये डीएल का सॉल्यूशन भी हमें
इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं फिर इस ट्राइंगल पे आ जाऊं, जो ट्राइंगल हमारा ए बी पी है, अगर मैं इस ट्राइंगल में फिर आ जाऊं तो होगा क्या, इस ट्राइंगल में मेरे पास एक लेंथ है एल, इसकी हेल्प से अगर मैं इसे फाइंड कर लूं और इसे अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे कहीं ना कहीं जो है डीएल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आ रहा हूं फिर से अगेन इन ट्राइंगल ए बी पी में। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखने की कोशिश करूं और अगर मैं इस स्लोप, इस बीपी, इस स्लोप को सॉल्व करूं तो स्लोप का जो एंगल होता है, स्लोप का एंगल हमेशा जो होता है वो टेंजेंट होता है। तो अगर मैं यहां पर कोशिश करूं कुछ ये कि ये जो फाई एंगल हमारे पास बन रहा है और उसका अगर मैं टेंजेंट ले लूं तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एंगल के साथ परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एंगल के सामने वाली जो साइड रहेगी, मतलब ये जो स्मॉल एल लेंथ है बी से ए की डिस्टेंस, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर होगी और एंगल जिस हमारा जो हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ एंगल बनाएगा वो हमारे लिए बेस हो जाएगा और बेस की वैल्यू मेरे पास है फिलहाल स्मॉल है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मतलब एल और ए को यहाँ पर पुट कर दूं तो जो tan फाई है वो इक्वल हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए के। अब यहीं से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो होगा क्या, इसे मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूं कि जो tan फाई है वो इक्वल है एल डिवाइडेड बाय ए के और इस एल की वैल्यू को फाइंड कर दूं तो एल जो है, जो हमारे पॉइंट ए से करंट हमारे स्मॉल एलिमेंट डीएल की डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ गई है और ए को अगर मैं इक्वल ले जाऊंगा, इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस tan फाई के साथ। तो ये जो है मेरे पास लेंथ आ गई है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लूं तो इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो टेंजेंट का डिफरेंशियल फॉर्म जो होता है वो होता है sec स्क्वायर फाई। जब टेंजेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो tan sec स्क्वायर फाई हमें मिलता है। तो मेरे पास dl जो है, मतलब ये जो हमारे पास अननोन था वो अब नोन हो चुका है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसे मैं एक्सप्रेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब मेरे पास लास्ट जो बच रहा है वो हमारी डिस्टेंस है, जो करंट एलिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फिर से अगर कोशिश करें तो वापस अगर मैं इसी ट्राइंगल में आ जाऊं जो हमारा ट्राइंगल ए बी पी है, तो मैं वापस इसी ट्राइंगल में आ रहा हूं। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ए बी टी। तो इस ट्राइंगल में अगर इस थीटा एंगल का अगर मैं कोसाइन एंगल लेने की कोशिश करूं तो इसकी हेल्प से मुझे कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिल सकती है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो थीटा एंगल है हमारे ट्राइंगल एबीसी में, तो इसका मैं कोसाइन एंगल ले रहा हूं। तो इसका कोसाइन एंगल जो है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, और बेस जो है वो है हमारा स्मॉल ए और हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारा बी पी स्मॉल आर। तो यहां से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या निकल रही है कि अगर मैं आर को इक्वल के इधर ले जाऊं और ये कॉस थीटा को इस स्मॉल ए के डिवाइड में ले जाऊं तो ये मेरी जो है वैल्यू हो जाती है स्मॉल आर की। अब कहीं ना कहीं हमको इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करना है, तो आप जानते होंगे कि जो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है सेक थीटा के, मतलब कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेकंड एंगल होगा हमारे उसी थीटा एंगल का। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेक थीटा। तो जो है आर की वैल्यू भी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है, वो है ए सेक थीटा। तो इसे मैं फिलहाल बात करूं तो इसे इक्वेशन नंबर में 4 दे रहा हूं। तो ये जो अननोन था ये भी अब मेरे लिए नोन हो चुका है। तो फाइनली अब इन तीनों वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, हमारी इस इक्वेशन फर्स्ट में रखने की कोशिश कर रहा हूं, और जब हम इसे इक्वेशन में रखेंगे तो हमें जो है ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक स्मॉल पार्ट डीवी हमें मिल जाएगा और फाइनली जो है हम इसे इंटीग्रेट करते हुए फाइंड भी कर लेंगे। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं नाउ with the value of equation second
इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इनटू इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ की वैल्यू इक्वेशन अगर फर्स्ट में रख दूं तो मेरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, तो उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये रही मेरी एक्सप्रेशन जिसमें मैं वैल्यू को रख रहा हूं। जो डी है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, इसको तो एज इट इज हमने ऐसे ही रखा है। तो सबसे पहले आई, ये वैल्यू भी हम लेकर ही चल रहे थे आई डी। अब डीएल की वैल्यू जो है वो इक्वेशन थर्ड से अगर मैं रखूंगा तो ये डीएल हो जाएगा a sec स्क्वायर 5। अब आगे के बारे में बात करें तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा हम इक्वेशन सेकंड से रख रहे हैं तो इक्वल है cos फाई के। तो इस साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूं cos फाई से। अब डिवाइड में बच रहा है हमारा डिस्टेंस, तो उसका स्क्वायर हमें लेकर चलना है इस एक्सप्रेशन में। तो फिलहाल इक्वेशन 4 से मैं इसे यहां पर पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा a sec थीटा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी कैंसिल हो रही है उन्हें हम कैंसिल कर दे। तो पहली चीज तो ये कि इस स्मॉल a से ये स्मॉल a हमारा कैंसिल हो रहा है और इस sec स्क्वायर से ये sec स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो टर्म्स बच रही है हमारे लिए वो कुछ ये है, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आई। अब बच रही है यहाँ पर तो a कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल, बच रहा है सिर्फ cos फाई। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos फाई। अब डिवाइड में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ यहाँ पर एक स्मॉल a बच रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक स्मॉल पार्ट था, मतलब इस करंट एलिमेंट के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है। तो इसे मैं फाइनली अगर बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 5 यहाँ देकर चल रहा हूँ। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर लूँ तो मुझे जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो अब इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो इस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के कारण हमें मिल रही है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें इन डीएल सभी को ऐड करते हुए चलना है। और अगर मैं बात करूं तो पूरी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी x to y। अब अगर जो है मैं इस एक्सप्रेशन पे आ जाऊं तो उसमें हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर साइन ले लिया है इंटीग्रेशन का, और इधर मैं इंटीग्रेशन करूं तो म्यू नॉट, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, करंट वो भी एक कांस्टेंट ही हम लेकर चल रहे हैं, और स्मॉल a के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, तो ये भी जो है इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो मैं इंटीग्रेशन किसे कर रहा हूं, मैं इस फाई एंगल को इंटीग्रेट कर रहा हूं जो कि उसका कोसाइन एंगल है। अब यहां से यहां तक अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे इस बीटा और इस अल्फा एंगल को भी लेकर चलना पड़ेगा। जो बीटा एंगल है वो हमारे y एंड से इस पी पॉइंट पर सबटेंड हो रहा है, और इसी केस से अगर हम बात करें अल्फा की, वो x एंड से इस पी पॉइंट पर सबटेंड हो रहा है। तो अगर मैं इन्हें पुट कर दूं तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपर लिमिट रख रहे हैं। तो अपर लिमिट तो मेरे लिए हो गई है अल्फा। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं लोअर लिमिट की, तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अल्फा को मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं बीटा की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपनी करंट की डायरेक्शन के ठीक अपोजिट आकर इसे मेजर करना पड़ रहा है। और वो ये रहा है कि ये जो बीटा है इस अल्फा के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है। तो इस बीटा को हम यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करेंगे डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, क्योंकि हमने ये भी बात की थी हमारा जो बायो-सावर्ट लॉ था उसके वेक्टर फॉर्म में कि जो डी हमें मिलती है मैग्नेटिक फील्ड, ये दो वेक्टर क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट के कारण हमें मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट है और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो भी नहीं करता है, मतलब ये वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो बीटा है इसे मैं यहाँ पर नेगेटिव लेकर चल रहा हूं। अब अगर cos फाई को, तो अगर मैं dv को इंटीग्रेट करूंगा तो dv इंटीग्रेट होकर बन जाएगा कैपिटल B। तो ये मेरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आई डिवाइडेड बाय a। और अगर मैं जब cos फाई को इंटीग्रेट करता हूं तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin थीटा होता है। तो ये cos फाई जो है वो इंटीग्रेट होकर मेरे लिए बन जाएगा sin फाई। और अब इस लिमिट को मैं यहाँ पर रख देता हूं, तो अल्फा अपर लिमिट है और बीटा लोअर लिमिट है। अब इस अगर लिमिट को अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो मुझे फाइनली मिल जाएगी इस
कंडक्टर के कारण। अब लिमिट रखने का सीधा सा तरीका ये रहता है कि हम अपर लिमिट को पहले रखते हैं और माइनस लेते हुए हम लोअर लिमिट को रखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोअर लिमिट हमारी माइनस में है, मतलब ये जो वैल्यू है वो हमारे लिए एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसे हम रखते हैं। तो फाइनली पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ, तो अपर लिमिट हो गया साइन अल्फा, तो 5 को मैंने इस अल्फा से रिप्लेस कर दिया माइनस। अब ये माइनस बीटा को अगर मैं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस बीटा। अब अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो ये माइनस साइन को अगर मैं बाहर कर दूं तो मेरी जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसी हो जाएगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिलहाल मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे बाहर कर दिया है। तो अगर हम बात करें तो फाइनली जो है ये हमारे लिए इस डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन है। तो माइनस एंगल जो है वो एंगल के कारण आ रहा है। अगर मैं मान लेता कि हमारा पी पॉइंट जो है वो कुछ ऐसा हो कि ये दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव भी आ सकती है, बट फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में जाकर इसे मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो बीटा एंगल आया है हमारा ये नेगेटिव आया है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो यही था हमारी इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन। अब इसी एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन के बाद हम कुछ केस की स्टडी करने वाले हैं, बट फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बोर्ड पर जगह जो है वो खत्म हो चुकी है। तो मैं फिलहाल कुछ देर के लिए साइड में हो जाता हूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और इसके बाद इसे मिटाते हुए जो है हम इसके लिए कैसे इसको स्टडी करने वाले हैं तो उन्हें भी हम देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो इक्वेशन है हम फाइनली लेकर आए थे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, और इसे मैं इक्वेशन चाहूँ तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 दे सकता हूँ। अब मैं कुछ केस यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरा जो केस फर्स्ट है वो ये है कि ये जो पॉइंट P है वो इस कंडक्टर के मिडिल पॉइंट के बहुत क्लोज हो जाए, मतलब इस P पॉइंट को इस कंडक्टर के मिडिल पॉइंट के एकदम अगर मैं क्लोज लेते चला जाऊंगा तो होगा क्या कि अल्फा और बीटा एंगल जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ये एंगल जो होंगे बढ़ते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब मैं इसके एकदम क्लोज में चला जाऊंगा कहीं यहाँ आसपास, तो उस केस में ये जो अल्फा एंगल होगा कि अगर ये मेरे पास कंडक्टर है और मैं इतना क्लोज लेकर जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं जो ये मेरा एंगल बनेगा, ये एंगल मेरे लिए जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल इतना ज्यादा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इसे मेजर करें तो ये 90 डिग्री के क्लोज हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर इसे बना भी नहीं पा रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा, मिडिल में हम ले रहे हैं तो अल्फा और बीटा जो एंगल है ये मेरे लिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इस केस की लाइन लिख देता हूं जो ये है इस पॉइंट P lie near the middle of कंडक्टर। तो मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि मान लें कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और उस केस में अगर मैं पॉइंट P अगर मैं यहां कर ले लूं तो ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, एक आप भी इससे आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उस केस में देखो अब ये एंगल आपको देखकर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं 90 डिग्री के क्लोज हो गया है। कि अगर मैं थोड़ा पॉइंट P जो है इसे थोड़ा और इसके पास में ले जाऊंगा तो ये 90 डिग्री हो भी जाएगा। तो पहली चीज तो मिडिल में ले रहे हैं तो उससे हो ये रहा है कि ये जो एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है ये आपस में इक्वल है, और हम इतना क्लोज ले रहे हैं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो जाए, π/2 हो जाए। तो अगर इस केस में अगर बात करूं तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो π/2 है, और ऐसे कैसे बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा भी जो है हमारे लिए π/2 ही रहेगा। तो साइन π/2 की अगर हम बात करें तो साइन π/2 की वैल्यू हो जाती है 1, मतलब जो साइन 90 डिग्री है वो 1 होता है, तो ये भी 1 है प्लस इसकी वैल्यू भी 1 है। अगर ये आपस में अगर हम ऐड कर दें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर कुछ ये हो जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय ए, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूं। तो अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमारी कुछ रहने वाली है इस केस के लिए। और अगर आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 से इस 4 को डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने पर अगर आप देखेंगे तो यही एक्सप्रेशन कुछ ये हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई
और ये 2 से 4 को मैंने 2 टाइम कैंसिल करा तो 2 पाई a, ये कुछ एक्सप्रेशन हमारी हो जाएगी। तो आप यहां तक भी चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिट रहती है वो टेस्ला रहती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इतनी हमारी ये यूनिट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट केस में हमें मिलने वाली इंटेंसिटी है। अब ऐसे कैसे अगर हम केस सेकंड देखें तो केस सेकंड में मैं यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूं कि जो हमारा केस सेकंड है, अगर मैं पी पॉइंट को किसी एक एंड पर लेकर चले जाऊं और उसके बहुत क्लोज अगर रखने की कोशिश करो तो होगा क्या। तो हमारा केस सेकंड ये है, इफ पॉइंट पी लाई नियर वन एंड, तो किसी एक एंड पर अगर मैं ले जाऊं इस पॉइंट पी को, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस एक्स एंड पर ले जाता हूँ। तो फिलहाल जो मैं एंड लेकर चल रहा हूँ वो एंड एक्स है, इसे मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ इस पॉइंट पी को। तो देखो अगर मैं इसे कंडक्टर कंसिडर करूँ कि ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है और पी पॉइंट के एकदम क्लोज में लेकर जा रहा हूँ कुछ ऐसे, तो होगा क्या, आपको देखने में थोड़ी परेशानी होगी। तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है अब हमारे इस कंडक्टर पर, तो ये एंगल कहीं ना कहीं जो है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है हमारा y, और y जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है मेरे लिए बीटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बीटा जो है वो मेरे लिए 90 डिग्री हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को एकदम क्लोज लेकर चला जाऊंगा, ये पॉइंट जो आपको फिलहाल यहाँ दिख रहा है पर रियलिटी में ये यहाँ कहीं होगा, तो उस केस में ये जो अल्फा एंगल होगा वो इतना छोटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री के आसपास कहीं हो जाएगी। तो अगर इन वैल्यूज को अगर मैं हमारी इक्वेशन 5 में रखूं तो मैं इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर लूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू I डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ पर साइन अल्फा जो है वो 0 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि इतना क्लोज है कि अब अगर मैं एंगल भी सबटेंड करने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ बना भी नहीं पाऊंगा। तो फिलहाल अगर हम देखने की कोशिश करें और बीटा की अगर बात करें तो ये 90 डिग्री है, मतलब π/2। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड B है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू I डिवाइडेड बाय A। साइन 0 हो जाएगा 0, साइन π/2 हो जाएगा 1, और 1 के साथ अगर हम इस टर्म को, इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक्सप्रेशन कुछ यूं हो जाएगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू I डिवाइडेड बाय A। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये एक्सप्रेशन रहेगी। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें इसके मिडिल में कुछ यहाँ पर जब मैं इसे रख रहा था तो यहाँ पर मुझे जो मिल रही थी उसी की ठीक हाफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कंडक्टर के एंड पर हो जाएगी। तो यही था हमारा आज का डेरिवेशन। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।